हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4, हमारा जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी क्लास 9 में। इसका शीर्षक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो एटम होता है उसका अपनी क्या संरचना होती है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना या बनावट भी कह सकते हैं आप इसे, या सब ढांचा शब्द भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। अभी अगर आपने मेरे वीडियोस को ठीक से फॉलो किया है और अपनी बुक को भी साथ साथ में पढ़ते रहे हैं तो आपने समझ लिया होगा। सबसे पहले चीज समझी हमने मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, जिसका भी कोई द्रव्यमान है, जो जगह घेरता है उसे हम कहेंगे मैटर। फिर मैटर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्योर और दूसरे नॉट प्योर। प्योर मतलब वो जो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स के बने हों, जैसे सभी एलिमेंट्स एक ही प्रकार के एटम्स के बने होते हैं। और जो प्योर कंपाउंड्स होते हैं जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिटिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ये होंगे एटम। कंपाउंड ये भी वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, पर ये पार्टिकल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये प्योर सब्सटेंसेस हो गई, तो ये हमने समझ लिया था। तो अभी हम आते हैं एटम के ऊपर, क्योंकि एटम ही जो है वो हर चीज का बिल्डिंग ब्लॉक है। एलिमेंट है उसका भी और कंपाउंड है उसका भी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स से कंपाउंड बनते हैं और एटम से बनते हैं एलिमेंट्स। तो वैज्ञानिकों के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रही जानने के लिए कि एटम किसका बना हुआ है। तो आरंभ में जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी, जो हमने पिछले चैप्टर में समझी थी, तो उसके जो पोस्टुलेट्स थे, जो उसके हाइपोथेसिस थे, उसमें एक था कि इनडिविजिबल, मतलब एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये आरंभ में वैज्ञानिकों का विचार था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते। पर एक चीज वैज्ञानिकों ने 1900 के आसपास देखी थी कि एक पार्टिकल होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। उसका नाम रखा उन्होंने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो है, उसका अस्तित्व है, मतलब वो एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल है जिसका एक नेगेटिव चार्ज है। अब प्रश्न ये हुआ कि अगर एटम में कोई नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, एटम में कोई चार्ज नहीं होता। अगर मान लीजिए एटम में कोई चार्ज हो, अर्थात उस एलिमेंट में चार्ज होगा। तो आप किसी भी एलिमेंट को हाथ लगाएं, मान लीजिए आप लोहे को हाथ लगाएं, एल्यूमिनियम को हाथ लगाएं, आप हवा को हाथ लगाएं, आपको तो कोई करंट महसूस नहीं होती। अगर चार्ज होता तो आपको करंट महसूस होनी चाहिए, आपको झटका लगना चाहिए, शॉक लगना चाहिए। आप किसी भी एलिमेंट को छूते हैं या इवन किसी कंपाउंड को छूते हैं, पानी को छूते हैं, तो आपको कोई करंट नहीं लगती। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा।
तो न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा। तो अब वैज्ञानिकों ने क्या अनुमान लगाया कि एटम की संरचना क्या होती है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। उन्होंने सोचा कि एटम एक स्फीयर जैसा होगा, गोला जैसा। जैसे मान लीजिए क्रिसमस का जो केक है, आपने देखा होगा छोटा सा केक होता है, उस गोले के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे उसके अंदर केक के अंदर उसके छोटे छोटे पीसेस लगे होते हैं फ्रूट के। तो ये जो चार्ज, ये जो मास है वो पॉजिटिव है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव हैं। तो टोटल न्यूट्रल हो गया। तो ये ऐसी एक कल्पना की गई, ऐसा विचार किया गया, कोई एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव नहीं किया गया, ऐसा एक धारणा बनाई गई कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होगा। छोटा सा केक है जिसके अंदर छोटे छोटे फ्रूट के पीसेस लगे हुए हैं, पूरा केक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक है रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको ये एक्सपेरिमेंट से परिणाम निकाला कि एटम के अंदर खाली जगह बहुत होती है। मतलब ये स्फीयर नहीं हो सकता। क्या एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। उसने एक बड़ी पतली गोल्ड की फाइल ली, गोल्ड फाइल, जैसे एल्युमिनियम फाइल देखी होगी आपने, खाना लपेटते हैं, या सिल्वर फाइल जो मिठाई के ऊपर लगाते हैं, ऐसी गोल्ड फाइल ली, बहुत ही पतली गोल्ड फाइल ली, और इसके ऊपर उसने बड़ी तेज़ी से फायर के अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसके बारे में जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको समझाएगा कि ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अभी आप समझ लीजिए एक छोटा सा पार्टिकल है, जैसे बंदूक की गोलियां चला रहे हैं, बॉल्स फेंक के जा रहे हैं। अब उसका ये मानना था कि अगर ये जो गोल्ड फाइल है इसमें एटम्स की ये शेप है, जो उस समय मानी जा रही थी कि एक छोटा सा स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं, तो उसका मानना था कि जब ये एटम टकराएंगे तो वो रिबाउंड करके इधर जाएंगे या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। जैसे अब दीवार पे बॉल फेंको, वो वापस आएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसे उसको फेंका है। लेकिन पाया गया कि अधिकांश पार्टिकल्स सीधे वापस निकल गए, अधिकांश पार्टिकल्स सीधे निकल गए, जैसे बीच में कोई रुकावट है ही नहीं, जैसे हवा के थ्रू निकल रहे हैं, वो एम्प्टी स्पेस के थ्रू निकल रहे हैं। बहुत थोड़े पार्टिकल थे जिनकी डायरेक्शन चेंज हुई, और बहुत रेयर पार्टिकल था जो वापस आया। अधिकांश पार्टिकल सीधे निकल गए। सीधे निकल गए मतलब एटम के बीच में एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। मान लीजिए दीवार में खिड़की है, खिड़की खुली है, बॉल फेंके, वो खिड़की से बाहर चली जाएगी। तो अब वैज्ञानिकों ने, इसी रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में है एटम के, और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, घूम रहे हैं, इसलिए बीच में एक खाली स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। ये जो मॉडल बनाया गया कि सारा जो पॉजिटिव मटेरियल है वो बीच में है, और नेगेटिव जो हैं पार्टिकल्स घूम रहे हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड करना पड़ा, त्यागना पड़ा। अच्छा, इसी स्टेज पे कुछ वैज्ञानिक ने पता लगाया कि पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से बड़े होते हैं, करीबन 2000 गुना।
200 times, 2000 times bigger than electron. और इनमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका नाम रखा गया प्रोटॉन। तो थ्योरी क्या बनी कि जो सारा मास है एटम का वो प्रोटॉन के कारण है और इनमें पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इससे 2000 गुना छोटे हैं वो इसके आसपास घूमते हैं, बीच में खाली स्पेस है। अभी तीसरे पार्टिकल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, अभी तक 2 पार्टिकल के बारे में जानकारी मिली। इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि अगर मान लीजिए कोई चीज घूम रही है, एक सर्कल में, एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पे घूम रहा है, तो जब वो सर्कल में घूमता है उसकी स्पीड मान लीजिए सेम है, कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बदलती। मान लीजिए वो पूरा चक्कर 1 सेकंड में लगा रहा है, तो हर बार 1 सेकंड में लगाएगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। 1 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लिया उसने, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, इसमें जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में हम दोनों डायरेक्शन भी लेते हैं और स्पीड भी देखते हैं। अगर दोनों चीजें चेंज नहीं होती तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर दोनों में से एक चीज चेंज होएगी तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप समझे मेरी बात? एक मान लीजिए पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है यहां से वहां, और उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इसकी 1 मीटर पर सेकेंड है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसके कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 0। लेकिन दोनों में से एक चेंज हो जाए, या तो ये चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा एक सर्कुलर पाथ में, तो उसकी एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। दैट मीन्स उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन का भी प्रभाव होगा, जिसके कारण ये एनर्जी को रेडिएट करेगा। रेडिएट करना मतलब रिलीज करेगा। तो जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। एनर्जी कम होती जाएगी तो धीरे धीरे ये न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? अब इस थ्योरी में, रदरफोर्ड की थ्योरी में ये वीकनेस थी। हो सकता है आपको ये पूछा जाए, सवाल आए कि इसकी रदरफोर्ड की थ्योरी में क्या वीकनेस थी, क्या शॉर्टकमिंग थी। उसकी मेन शॉर्टकमिंग यही है कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो इसकी एक्सेलरेशन होगी बिकॉज वेलोसिटी विल चेंज, जिसके कारण ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल जब उसकी एक्सेलरेशन होती है तो एनर्जी रिलीज करता है, छोड़ता है। उसके कारण इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव, सारे प्रोटॉन्स हैं ये, और वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीरे धीरे इसमें कोलैप्स कर जाएंगे, तो एटम जो है खत्म हो जाएगा। तो ये थ्योरी की वीकनेस थी, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर देना पड़ा। फिर इसके बाद में नई थ्योरी आई जो हम बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन इसी बीच में
एक और वैज्ञानिक ने पता लगाया कि एक और पार्टिकल है जिसका चार्ज जीरो है। जीरो मतलब न्यूट्रल, और उसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है लगभग, तो उसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। तो 3 पार्टिकल हो गए। एक हो गया इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है नेगेटिव, दूसरा हो गया प्रोटॉन जिसका चार्ज है पॉजिटिव, तीसरा हो गया न्यूट्रॉन जिसका चार्ज है जीरो, न्यूट्रल है बेसिकली, इसको हम कर देंगे न्यूट्रल। इन दोनों का मास लगभग बराबर है। इसका मास प्रोटॉन से 2000 टाइम्स छोटा है, कम है। प्रोटॉन का मास मान लीजिए m है, उसको 2000 से डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास। तो वैज्ञानिकों ने थ्योरी जो बनाई कि जो सारा एटम का मास है, एटॉमिक मास है, हमने पढ़ा था ना एटॉमिक मास पिछले चैप्टर में, तो वो किसके कारण है? वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो सेंटर में होते हैं, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूमते हैं, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे एक एटम में। तो 3 चीजें आपने समझनी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो सकती है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये बराबर होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर भी होते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल है। ये बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते, लेकिन ये हमेशा बराबर होंगे। दूसरी चीज, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा इकट्ठे होंगे न्यूक्लियस में, जो एटम के सेंटर पे है, और उसके आसपास क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो रदरवुड की थ्योरी थी वो डिस्कार्ड कर दी गई है, एक नई थ्योरी आई है जिसको मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो अभी तक आप स्ट्रक्चर भी ये समझिए कि 3 मेन पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हर एटम, कोई भी एलिमेंट हो, आयरन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, एल्युमिनियम हो, कोई भी एलिमेंट हो, सब एलिमेंट के जो एटम्स हैं इन 3 पार्टिकल के बने हैं। इनमें सारा जो मास है वो एटम का इन 2 एटम्स के कारण, 2 पार्टिकल्स के कारण है। ये कहां पर होते हैं? इकट्ठे होते हैं सेंटर में। और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जिनकी संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, वो उसके आसपास घूमते हैं। वो कैसे घूमते हैं, उसकी जो अलग थ्योरी थी वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है, इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव होगा, तो एटम हो जाएगा न्यूट्रल, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 2 होंगे तो 2 होंगे, 10 होंगे तो 10 होंगे। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले चैप्टर में समझेंगे कि जो रदरफोर्ड की थ्योरी को जब डिस्कार्ड किया गया, उसके बाद में कौन सी थ्योरी आई जिससे इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया, समझाया गया। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।